हम लोग बात कर रहे थे आपका चार्ज पे, और चार्ज की बात खत्म हो गई। यानी अब विचारण, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स यानी ट्रायल की पूर्व की तैयारी जितनी होनी चाहिए वो सारी की सारी हो गई। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, अपराध का संज्ञान हो गया, अभियुक्त आहूत होकर न्यायालय के समक्ष आ गया, कमिटल की प्रोसीडिंग्स हो गई। यानी ये तय हो गया कि अभियुक्त को सेशन न्यायालय द्वारा विचारित किया जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, और उस आधार पर मामला सेशन कोर्ट को या मजिस्ट्रेट कोर्ट को पहुंच चुका है। मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, विचारण का प्रारंभ आरोप की विरचना इसी के साथ होगा। तो आरोप की विरचना में किन किन बातों का ख्याल रखना है और आरोप की विरचना किस किस प्रकार से की जा सकती है, इसके संबंध में पूरा चैप्टर हम लोगों ने देखा। कहां से? 234 से या 211 से शुरू किया और कहां तक आया? 224 तक या 247 तक, जैसा आप कह लें। अब मामला सेशन कोर्ट के समक्ष। बस यहां पर एक बात और समझ लेनी है कि सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट के न्यायालय यही विचारण के न्यायालय के तौर पर प्रथम अनुसूची में दर्शित किए गए। लेकिन जब हम लोगों ने धारा 6 पढ़ी थी तो उच्च न्यायालय को भी दंड न्यायालय माना था। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हम देखना शुरू करते हैं तो उच्च न्यायालय को किसी भी दांडिक मामले का विचारण करते नहीं पाते हैं। लेकिन काम को न करना और काम करने की क्षमता का न होना, ये दो अलग अलग दशाएं हैं। ये ठीक है कि उच्च न्यायालय कभी भी सामान्यतः किसी मामले का विचारण नहीं करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हो जिसका प्रसार और प्रभाव ये इतना अधिक होना हो कि ये उचित माना जाए, वेदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और सू मोटो, देन हाई कोर्ट में summon that case before them and they can try. ये ठीक है कि प्रथम अनुसूची में कोई भी मामला उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय ये बताया ही नहीं गया, लेकिन उच्च न्यायालय जब चाहे तो मामले के महत्व को देखते हुए मामले को स्वयं के समक्ष विचारित किए जाने के लिए मंगवा सकता है। और उच्च न्यायालय की इस ताकत की पुष्टि ये सिर्फ धारा 6 से नहीं हुई थी, बल्कि पूर्व सीआरपीसी का सेक्शन कोट कर रहा हूं, सेक्शन 26 बीएनएसएस में कुछ कम या ज्यादा हो गया होगा, उससे भी इस शक्ति की पुष्टि हुई थी, क्योंकि वहां लिखा था कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय ये कोई भी दंडादेश पारित कर सकेंगे। तो दंडादेश पारित करने का जो हक है वो विचारण न्यायालय का होता है। अपीलीय न्यायालय अपीलीय आदेश पारित करेगा, दंडादेश पारित नहीं करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे पूर्व सीआरपीसी में सेक्शन 474 था, करेस्पॉन्डिंग सेक्शन आप देख लेंगे, उसके अंतर्गत यह लिखा है कि उच्च न्यायालय जब भी विचारण की कार्यवाही चलाएगा तो मामला चाहे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय हो और चाहे सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, वह सेशन न्यायालय द्वारा विचारण में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी प्रक्रिया को अपनाएगा। ठीक है ना? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया वहां अपनाई जाएगी। और जब एविडेंस रिकॉर्डिंग के चैप्टर्स हम लोग देखेंगे
तो वहां भी सम्मन मामलों में साक्ष्य का अंकन, वारंट मामलों में साक्ष्य का अंकन, सत्र मामलों में साक्ष्य का अंकन, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का अंकन कैसे होगा, इसके संबंध में भी प्रक्रिया मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो सारे सेक्शनों का कम्युलेटिव इफेक्ट है, वो कम्युलेटिव इफेक्ट क्या है कि उच्च न्यायालय भी मामलों का विचारण कर सकता है। यद्यपि कोई भी मामला प्रथम अनुसूची में उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय के तौर पर दिखाया नहीं गया है। हां, ये एक बात ठीक है, वो हम लोग पीछे भी देख कर आए हैं कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले का except then those cases which are related with the defamation of the high dignitaries, ठीक है ना, जिनकी चर्चा 199 या अगर बीएनएसएस के सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन कुछ और हो जाएगा, लेकिन 199 सीआरपीसी, उसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, केंद्र और राज्य के मंत्री, जो हाई डिग्निटरीज थे, उनकी डिफेमेशन की दशा में लोक अभियोजक द्वारा परिवाद प्रस्तुत किए जाने की दशा में सीधे संज्ञान कर सकता था। बाकी उच्च न्यायालय ये सुमोटो किसी मामले को स्वयं विचारित करने के लिए मंगवा सकता है या किसी की रिक्वेस्ट पर, और सेशन कोर्ट का सवाल जहां तक है तो सेशन कोर्ट तभी किसी मामले का संज्ञान करेगा जब उसे कमिटल के माध्यम से मामला विचारण के लिए प्राप्त होगा। सिवाय इसके सेशन कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता। और कमिटल प्रोसीडिंग्स ये कहां चलेंगी? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। आप लोगों ने देखा था मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कमिटल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और वो पूर्व सीआरपीसी में सेक्शन था 209, अब मेरे ख्याल से 23 जोड़ दीजिए, शायद 232 हो गया होगा। ठीक है, तो आप जो कमिटल की प्रोसीडिंग्स है, हम कह नहीं रहे 232 हो गया, आप देख लेंगे अपने हिसाब से। तो कमिटल की प्रोसीडिंग्स जब मजिस्ट्रेट पूरी करेगा तभी मामला सेशन कोर्ट के समक्ष आएगा। और कमिटल की प्रोसीडिंग्स ये कब मजिस्ट्रेट पूरी करेगा? जबकि मामला आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तब वो देखेगा कि उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई अपराध संगठित हो रहा है या नहीं हो रहा, और यदि हो रहा है तो वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या मेरे न्यायालय द्वारा विचारणीय। और अगर वो पाएगा कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामले को सेशन सुपुर्द कर देगा। अगर मजिस्ट्रेट ने ये पाया मेरे न्यायालय द्वारा विचारणीय, लेकिन जब साक्ष्य आया तब यह पता लगा कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, क्योंकि कमिटल किया जाए या न किया जाए इसका निर्णय मजिस्ट्रेट कैसे करेगा? पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ जो अभिलेख आया है उस पर जो साक्ष्य मौजूद है, हमने फिर कहा साक्ष्य मजबूरी में कह रहे हैं, अदरवाइज ये साक्ष्य नहीं है, लेकिन उसी के आधार पर जो प्रस्थापित साक्ष्य है मजिस्ट्रेट ये निर्णय करेगा कि कमिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अगर लापरवाही से काम कर रहा है और पता यह लगा कि उसने जिस मानववध को उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम बताते हुए 304A में चार्जशीट प्रस्तुत की है, वहां साक्ष्य से यह जानकारी हुई कि पता यह लगा कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु साक्ष्य या ऐसे ज्ञान के माध्यम से कारित की गई थी, ऐसे ज्ञान युक्त काम के माध्यम से कारित की गई थी जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी मानव प्राणी की मृत्यु हो सकती थी। तो फिर मामला हत्या का है। तो ऐसी दशा में जब ड्यूरिंग ट्रायल
मजिस्ट्रेट को यह पता लगे कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो सेशन सुपुर्द कर देने के लिए एक सेक्शन आएगा आगे, जब हम लोग पढ़ेंगे 323, तब 323 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित है कि वो मामले को सेशन सुपुर्द कर दे। और जब भी मामला सेशन सुपुर्द होकर आएगा, तब यह खूब समझ लें कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ड्यूरिंग एविडेंस अगर यह बात पता लगी है कि मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं बल्कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो डेफिनेटली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो चुकी होगी, क्योंकि एविडेंस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ही आएगा। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि अगर 323 में 323 सीआरपीसी, बीएनएसएस का सेक्शन अलग हो गया होगा, 372, अगर 372 बीएनएसएस और 323 सीआरपीसी, इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने मामला कमिट किया, तो मामले में कोई स्टेज चल रही हो, यानी भले ही निर्णय की स्टेज आ गई हो, निर्णय की स्टेज आई तब देखा कि मामला तो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था, तो जब भी सेशन न्यायालय कमिट होकर आएगा तो मामले में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही होगी। यह नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो साक्ष्य अंकित हो गया वो यहां पढ़ लिया जाए, नो, क्योंकि उस मामले में विचारण की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को थी नहीं, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इससे विचारण शुरू होता है जब आप खुद मानते हैं कि हमें विचारण की अधिकारिता नहीं थी और आपने खुद 323 में उठाकर मामले को कमिट कर दिया, तो अब दो ही बातें हो सकती, या तो आपकी मान्यता गलत है, आपके द्वारा जिस मामले का विचारण किया गया वो आप ही के द्वारा विचारण योग्य है, यह भी तो हो सकता है, और या आपकी मान्यता ठीक है। दो ही बातें तो हो सकती, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती। तो अगर पहली बात यानी आपकी मान्यता गलत है, आपके द्वारा ही विचारणीय है, तो सेशन न्यायालय उसको आपके द्वारा विचारित किए जाने के लिए पुनः आप ही के पास वापस भेज देगा। लेकिन अगर सेशन न्यायालय आपसे सहमत होता है कि आपकी मान्यता ठीक है, तब उसे फिर से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करनी ही होगी, क्योंकि उस दशा में मजिस्ट्रेट को उस मामले में न तो आरोप की विरचना इसका हक था और न ही साक्ष्य के अंकन का हक था, क्योंकि सत्र मामलों में साक्ष्य का अंकन डिफरेंट तरीके से होगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष चलने वाले जो वारंट मामले हैं, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, उनमें साक्ष्य का अंकन इसकी रीति डिफरेंट है। इसलिए यहां पर पुनः आरोप की विरचना होगी और मामला वहीं से शुरू होगा जहां से सत्र विचारण में मामला शुरू होता है, अर्थात धारा 225 सीआरपीसी और 248 बीएनएसएस। मामला ठीक यहीं से शुरू होगा। हां, तब स्थिति अलग है, जबकि मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, लेकिन मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस मामले में जितना दंडादेश दिया जाना चाहिए उतना दंडादेश देने की ताकत हमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे दंडादेश हैं जिन्हें देने की ताकत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नहीं है।
क्योंकि मजिस्ट्रेट को सीमित दंडादेश ये देने की शक्ति है, लेकिन उनका विचारण करने की अधिकारिता मजिस्ट्रेट को है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन सारे मामलों में उतना कठोर दंडादेश देने की जरूरत पड़ ही जाए जितना कठोर वे दे नहीं सकते, ये जरूरी नहीं है। और अगर वो मामला उतनी गंभीर परिस्थितियों में जन्म लिया है जिनमें उतना दंडादेश मिलना चाहिए जितना मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता, तो ठीक है, उस विशेष मामले को सेशन न्यायालय के समक्ष भेज दिया जाए, ये ठीक है। लेकिन नॉर्मली सेशन न्यायालय के समक्ष गंभीर मामले ही विचारित होने चाहिए। इसलिए विधायी नीति यह रही है कि मजिस्ट्रेट इसके द्वारा विचारणीय मामले ज्यादा रहे संख्या में, भले ही कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उन अपराधों के किए जाने की दशा में गंभीर दंड प्रावधानित कर दिया जाए। और अगर वैसी स्थिति हो तो मजिस्ट्रेट पूर्व की सीआरपीसी की धारा 324 है, 325 है, वर्तमान में 373, 74 ये हो गई होंगी, क्योंकि 372 आप बता रहे हैं, 323 हुई है, तो 324, 373, 74 वही हो गई होगी। उसके अंतर्गत कमिट कर सकता है, और जब वहां कमिट करेगा तब स्थिति डिफरेंट होगी। 323 में मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यह पता लगा है, और वहां मामला क्या है? पर्याप्त कठोर दंडादेश नहीं दे सकते, विचारण की अधिकारिता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन दशाओं में न्यायालय को फ्लेक्सिबिलिटी है। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे कि सेशन कोर्ट क्या कर सकता है। जो साक्ष्य लिया गया उस पर अपने निर्णय को आधारित कर सकता है, या अग्रिम कोई साक्ष्य लिए जाने की अपेक्षा यह भी कर सकता है। लेकिन जहां तक पोजीशन यह है कि आप ऐसे मामले को कमिट कर रहे हैं जो आपके द्वारा विचारणीय ही नहीं है, तो आप किसी भी स्टेज पर उसे कमिट करें, चाहे बिल्कुल शुरुआत में और चाहे बिल्कुल अंत में, उसमें आरोप की विरचना शुरुआत यहीं से होगी। कारण उसका है कि विचारण हमेशा आरोप की विरचना इसी के साथ शुरू होगा। और जब मामला ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था तो आपको उसमें कोई अधिकारिता थी नहीं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो मामला जब कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष आएगा तो हमेशा कमिट होकर ही आएगा। विदाउट कमिटल मामला कोर्ट ऑफ सेशन में आ ही नहीं सकता। केवल एक दशा, वो कौन सी? जबकि हाई डिग्निटरी की मानहानि की गई है और लोक अभियोजक इसने परिवाद प्रस्तुत किया है, तब सीधे कोर्ट ऑफ सेशन में मामला आ जाएगा। और तब पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों के लिए जो प्रक्रिया विहित है, जहां अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, उस प्रक्रिया का अनुसरण करके सेशन कोर्ट उस मामले को विचारित करेगा। अदरवाइज हमेशा सेशन कोर्ट स्वयं को मामला कमिट अर्थात सुपुर्द किए जाने पर ही विचार करेगा। और यह इसलिए नहीं कि सेशन कोर्ट को कुछ मजिस्ट्रेट से कम रखना था, ज्यादा रखना था, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि सन्यासी और गृहस्थ, इसके बीच फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का होता है। सन्यासी अपने से शुरू करता है, सन्यासी और गृहस्थ के बीच कपड़ों का फर्क नहीं है, दृष्टिकोण का अंतर है। आज हमने ऐसे ही मन में आया, गालिब का शेर है कि गाहे बगाहे पढ़ा कीजिए,
दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। ठीक है, ये पोस्ट किया, कोई हमें लिख रहा था कि दिलों को पढ़ने पर क्या मिलेगा, तो हमने कहा कि दूसरों के दिलों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद के दिल को पढ़िए, ये कहा है गालिब ने। ठीक है ना, कि दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। और यही गृहस्थ और सन्यासी के बीच का फर्क है। कबीर जब बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे? कबीर कहेंगे बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने। वो हमेशा अपने दिल की खोज करेंगे और आप हमेशा दूसरों के दिल की खोज करेंगे। अगर आपसे कहा गया कि गाहे बगाहे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, तो दूसरों के दिल को पढ़ने की बात नहीं की गई है। आपसे अपेक्षित जो हुआ है वो ये हुआ है कि अपने दिल को पढ़िए, और तब आप देखेंगे कि वहां कितना कलुष जमा है और जिसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है जो आपको जीवन की सीख दे सके। तो आपको ठीक चीजों को समझना चाहिए। जो सन्यासी मन का होगा, जिसका मन फकीर है, वो अपने से शुरू करेगा, और जो गृहस्थ है वो दूसरों से शुरू करेगा। गृहस्थ और फकीर, इसके बीच फर्क ही सिर्फ इतना है। बाह्य सुख साधन, इससे फकीरी तय नहीं होती। राम फकीर हैं, कृष्ण फकीर हैं। फकीरी मन का लक्षण है, मन की दशा है। ठीक है ना, सुख और दुख ये भी मन की दशा है। लोग कुछ नहीं है उनके पास और प्रसन्न है, और लोग सब कुछ है उनके पास फिर भी दुखी है। ठीक है ना, क्योंकि जो सुखी है, जो सन्यासी है, वो देखेगा जो उसे प्राप्त है, और जो गृहस्थ है वो देखेगा जो उसे अप्राप्त है। बस इतना सा अंतर है। अगर आप वो देखो जो भगवान ने आपको दिया, तो भगवान के प्रति शुक्रगुजार होने की इच्छा होगी, और अगर वो देखेंगे आप जो आपको अप्राप्त है, तो भगवान से शिकायत करने का मन होगा। और जबकि आपने कौन सा प्रयास किया था? कुछ भी पाने का। ठीक है, तो जो कुछ मिला वो शुक्रगुजार अगर आप रहेंगे तो सुखी रहेंगे। आप वो देखेंगे अगर जो आपको प्राप्त है, तो आपको अच्छा लगेगा, और आप वो सोचेंगे जो आपको प्राप्त नहीं है, तो आप शिकायतें करेंगे। बस इतने से ही फर्क होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होते। तो सचिन कोर्ट अगर यह व्यवस्था की गई है कि सचिन कोर्ट तभी मामले का विचारणा करेगा जब उसे कमिट किया जाए, तो आप इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। और सामान्यतः जब आप एलएलबी में होते हैं तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि वही बात है कि जितने आप बड़े होते जाएंगे उतने ही विनम्र होते जाएंगे। जितने बड़े हो जाएंगे, जितने सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, उतने ही विनम्र हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप एलएलबी में होते हैं तो आपको यही लगता है कि शायद मजिस्ट्रेट ज्यादा शक्तिशाली है, वो जब कमिट करेगा तो सेशन कोर्ट सुनेगा। उल्टा है, सेशन कोर्ट गंभीर कोर्ट, बड़ा कोर्ट, उसे ओवरबर्डन्ड मत करिए, पहले तय कर लीजिए। आप सामान्य जनजीवन में भी कहते हैं कि पहले भैया तय कर लो हमसे कराना भी है या नहीं कराना। तो पहले मजिस्ट्रेट यानी छोटे लोग तय कर लें कि मामला किसके द्वारा विचारणा के योग्य है, उनका समय इस पर काहे खराब किया जाए। ठीक है, गलती भी हो सकती है, तो गलती एक दो मामलों में होगी। अगर नॉर्मली हम ये कह देंगे कि सेशन कोर्ट ट्रायल वाइज सेशन कोर्ट मामलों में स्वयं संज्ञान करेगा, तब तो पुलिस रिपोर्ट ही वहीं प्रस्तुत करेगी।
और पुलिस को बहुत अच्छी जानकारी कानून की होगी, यह सोचना ही ठीक बात नहीं है, क्योंकि पुलिस अपराधों की विवेचना के लिए बनी है, कानून को समझने के लिए नहीं। हर चीज की, हर एजेंसी की अपनी एक्सपर्टाइज होती है। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट को तय करने दीजिए ना, गलती हो जाएगी तो एक दो मामलों में होगी, और जब एक दो मामलों में होगी तो आगे हम लोग देखेंगे कि आरोप की विरचना ये जब सेशन कोर्ट करेगा तो सबसे पहले यही देखेगा कि द केस विच हैज बीन कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्या वाकई उसी के द्वारा विचारण के योग्य है? और अगर उसके द्वारा विचारण के योग्य नहीं है, यह आप तो प्री में पूछा जाता है खूब, क्या आप तो खूब पूछा जाता है प्री में, तो क्या विकल्प सेशन कोर्ट के समक्ष होंगे? तो दो विकल्प उसके समक्ष होंगे। वो आरोप की विरचना करे, क्योंकि बड़ा आरोप की विरचना कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े के विचारण योग्य है उसमें छोटा आरोप की विरचना नहीं करेगा। इसलिए वो चाहे तो आरोप की विरचना कर दे और मामले को सीजेएम, ये खूब पूछा जाता है और सब कुछ पूछा जाता है इसमें, मामले को सीजेएम या किसी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो उसकी नजर में है, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, उसको मामला वापस कर दे, ठीक है ना। और दूसरा विकल्प यह भी रहेगा उसके पास कि चाहे तो स्वयं विचारण कर ले, क्योंकि एक बार अगर उसे कमिट होकर पहुंच गया तो इसका मतलब उसमें इतनी गंभीरता तो है कि मजिस्ट्रेट पकड़ नहीं सका कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है या मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, तो कुछ तो है गंभीरता। तो जो कमिट होकर चला गया, और प्रतिबंध सिर्फ कानून में कितना है कि सीधे संज्ञान नहीं करोगे, कमिट होने पर करोगे। ये नहीं लिखा है कि कमिट होने पर उसी मामले का संज्ञान करोगे जो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, नो, क्योंकि एक ही मामले में कई सारी धाराएं ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होती है और कुछ ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट ये भी होती है। तो एक बार कमिट हो गया, फिर दोनों विकल्प रहेंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है ना। लेकिन प्रथमतः इस बात का निर्णय किसे करना चाहिए? मजिस्ट्रेट को। इसलिए नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन छोटा है, प्रश्न छोटे और बड़े का कभी नहीं है, प्रश्न हमेशा जरूरत का है। तो आप कमिट करेंगे और कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जब मामला आ गया तो कोर्ट ऑफ सेशन इसके समक्ष संचालन ये कौन करेगा? देखिए, जो आरोप लगाएगा मामले के संचालन का हक उसी को होना चाहिए। अभियुक्त तो कहता है उसने कुछ किया ही नहीं, तो जो कहता है उसने किया उससे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम किस आधार पर कहते हो कि इन्होंने किया। और प्राइमरीली इस व्यक्ति को अपनी बात बतानी चाहिए, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ उसमें अभियुक्त की सहभागिता नहीं थी। अब तक अभियुक्त ने कुछ नहीं किया, कमिट करने का निर्णय मजिस्ट्रेट महोदय ने ले लिया, आहूत करने का निर्णय मजिस्ट्रेट महोदय ने ले लिया, जो इंक्वायरी थी वो प्रोसिक्यूशन की ओर से कंडक्ट हुई, अब तक अभियुक्त की बात नहीं सुनी गई है। यह पहला अवसर है जब दोनों पक्ष उपस्थित हैं, इसलिए अभियुक्त की बात अब इस स्टेज पर सुनी जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट महोदय या सेशन न्यायाधीश
अगर कोई एग्जाम पास कर लिए तो वो खुदा के अवतार हो गए, ये तो है नहीं, ठीक है ना। वो सईदुल अंबिया हो गए, वो पैगंबर, पीर पैगंबर हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए अब अभियुक्त की बात सुनी जानी चाहिए। आप उसे विचारण के अधीन करने जा रहे हैं, और विचारण के अधीन होते ही हर डेट पर आना उसकी मजबूरी होगी, नहीं आएगा जेल जाएगा, ठीक है ना। यह तो समुचित कारण बताए, और समुचित कारण नहीं है तो आना ही होगा। आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, प्रायोरिटी मुकदमे को दी जाएगी, क्योंकि न्याय होना इससे जरूरी दूसरा काम ही नहीं है। हां, इससे जरूरी जीवन का बचना है। आप वैसी कोई दिक्कत बताएं तो रोज वो दिक्कतें होंगी नहीं, तो एक कठिन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसलिए शिक्षण उतनी ही गंभीरता से विधायिका प्रक्रिया का निर्धारण कर रही है। और जो सबसे पहला सेक्शन आ रहा है वो क्या कहता है, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। क्योंकि लोक अभियोजक, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़कर आए, हम सीआरपीसी का सेक्शन कोट करेंगे, करेस्पॉन्डिंग सेक्शन आप लोग देखेंगे बीएनएसएस के, क्योंकि हमें याद नहीं हुए बीएनएसएस के सेक्शन, और हम बार बार कहते हैं इस उम्र पर अब हमें याद होंगे भी नहीं, वो आप ही याद करिए, क्योंकि हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एग्जाम नहीं देना है, वो आपको देना है। हमें तो वकालत करनी है, उसके लिए बेयर हमारे पास होता है, और ये हमें मालूम है कि 23 जोड़ दो, 24 जोड़ दो, अभी बीएनएसएस के सेक्शन आ जाएंगे तो हम क्यों याद करें। पूरी लिस्ट दे रखी बेयर में कि करस्पॉन्डिंग ये है, हम काहे याद करें, हमें जो चाहिए होता हम निकाल ही लेते हैं, लेकिन आप याद करें, आपके मतलब की बात है। तो कहता है लोक अभियोजक यह संचालन करेगा। और लोक अभियोजक कौन है, जो धारा 24 में परिभाषित है, अब शायद धारा 20 हो गई है, अब शायद धारा 20, 18 ऐसी कुछ है, 18 है या 20 है, ठीक है। उसमें अब शब्द शायद लोक अभियोजक भी नहीं बचा, लेकिन लोक अभियोजक होगा क्योंकि यहां लोक अभियोजक लिख रहा है, ठीक है ना। और वहां कहा है कि लोक अभियोजक वही होगा जो 7 साल प्रैक्टिस कर चुका होगा, ठीक है। विदाउट 7 ईयर प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट यू कांट बी ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी हो सकते हैं, अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी, और वो रहेंगे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। उनका भी शायद अब नाम बदल गया है कुछ, या यही हो, ठीक है। एलएलबी पास करते ही, क्योंकि आपको कोई अनुभव नहीं है मामलों के संचालन का, इसलिए आप उन कोर्ट्स में काम नहीं करेंगे जिन कोर्ट्स में हीनियस ऑफेंसेस उनका विचारण हो रहा है। क्योंकि हमने कहा ना कि विशेषज्ञ वो नहीं है जिसने सिद्धांतों को पढ़कर कुछ सूचनाओं का संकलन कर लिया है। विशेषज्ञ कौन है, जिसने अनुभव, ठीक है, जिसने अनुभव जनित ज्ञान ये इकट्ठा किया है। क्या कहा है, कहा है जिन खोजा तिन पाइया, ये सही है कि जिन खोजा तिन पाइया, लेकिन कैसे, गहरे पानी पैठ पढ़ के नहीं, कि तैराकी के विषय में बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ठीक है, ये विषय के संबंध में बहुत सारी किताबें पढ़ ली। यहां जो कहता है गहरे पानी पैठ, ये उस प्रक्रिया को डिनोट कर रहा है जिस प्रक्रिया से खोजने पर मिलता है, ठीक है ना। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ, कि अगर किनारे किनारे बैठे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। और विषय में जब पूरी गंभीरता के साथ अनुभवजन्य ज्ञान यह प्राप्त किया जाएगा, तभी विषय का सम्यक ज्ञान यह हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप एलएलबी के बाद सीधे एग्जाम देंगे
तो अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी हो सकते हैं, लोक अभियोजक नहीं। क्योंकि लोक अभियोजक जहां रहेगा वहां गंभीर सजाएं होंगी, गंभीर मामले होंगे, इसलिए कानून बड़ी सोच समझकर और बड़ी ठीक है बुद्धिमानी के साथ बनाया गया है। क्योंकि अनुभव जो सिखाता है वो कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, अनुभव से ही जानकारी होती है। जानने की प्रक्रिया ये पढ़ना नहीं है, ये अनुभव करना है, ठीक है ना। तो इसलिए 7 ईयर प्रैक्टिस ये जरूरी है, इसके बाद लोक अभियोजक आप बन सकेंगे। और यहां कहता विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। यानी जब तक संबंधित व्यक्ति को 7 साल वकालत का अनुभव नहीं होगा, he cannot plead, he cannot conduct the trial before the court of session। लोक अभियोजक ही मामले का संचालन करेगा, ये पहली जरूरत उन्होंने रख दी। लेकिन यहीं पर 2 सेक्शन और हमें अपने विचार में ले लेने चाहिए। जरूरत नहीं है, वो ट्रायल का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2 सेक्शन यहीं पर अपने विचार में ले लेने चाहिए, क्योंकि ट्रायल में 2 पक्ष होंगे, एक प्रोसिक्यूशन, दूसरा डिफेंस, ठीक है ना। तो लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा, उसे करना भी चाहिए, क्योंकि आरोप तो वही लगा रहा है, वही कह रहा है कि हमारी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया है और हमने पाया है कि इन्होंने अपराध किया। संबंधित व्यक्ति तो कह रहा हमने कुछ किया ही नहीं, तो संचालन यही करेगा, यही जो कुछ इसके पास एविडेंस है लाके प्रस्तुत करेगा। और अगर वो एविडेंस इस लायक होगी कि उस पर दोषसिद्धि या दोष मुक्ति हो, तो हम क्लेरिफिकेशन अभियुक्त से मांगेंगे कि भाई अब तो इनने ये लाके दे दिया, अब तुम बताओ क्या कह रहे हो। उसी को अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी कहते हैं। क्लेरिफिकेशन ये मांगेंगे कि दे हैव एड्यूस्ड दीज एविडेंसेस, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट, ठीक है। वो आप देखते हैं वहां कि झूठ है, फर्जी कहा है, ठीक है, जो भी आपको कहना है आप कहिए। उसके बाद अपनी बात को साबित करने के लिए इफ यू वांट टू, ठीक है, गिव एनी एविडेंस, तो प्रतिरक्षा के साक्ष्य में यानी डिफेंस एविडेंस में डेट लग जाएगी, आप वो दीजिए, तो ठीक है। इस स्टेज पर संचालन लोक अभियोजक करेगा। लेकिन एक बात और रख लें दिमाग में कि इस स्टेज पर डिफेंस का वकील भी मौजूद होगा। लेकिन विधायिका यह बता रही कि संचालन, क्योंकि डिफेंस का आदमी तो बचाओ ये करेगा, और मानिए अभियुक्त गरीब है, ठीक है, हमने कहा 2 सेक्शन, और अभियुक्त को भी लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा, ये तो हो गया, और संचालन लोक अभियोजक ही करेगा। अगर प्राइवेट पर्सन यानी प्राइवेट एडवोकेट आ भी गया तो वो मामले का संचालन नहीं करेगा, क्योंकि मामले का संचालन लोक अभियोजक करेगा, ठीक है ना। और ये बिल्कुल ठीक स्थिति है, ये सही है कि लोक अभियोजक बेईमान हैं, ये सही है। तो लोक अभियोजक ही थोड़े बेईमान है, दुनिया बेईमान है, प्रत्येक प्रोफेशन में कम लोग ईमानदार हैं, लेकिन होना यही चाहिए। क्योंकि अक्सर होगा क्या, हम तो देखते हैं रोज ही कि अभियुक्त और जो पक्ष है पीड़ित, इसके बीच समझौता हो गया। अब कानून तो तुमने मेरा तोड़ा, इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसी बेवकूफ थी, इन्वेस्टिगेशन करती घूम रही थी, अब तुम समझौता करके बैठ गए। अब होगा यह कि जो अभियोजन से वकील है वो भी
अभियुक्त को छुड़ाने पर लगा है। अब थे किसमें? अभियोजन की ओर से, और छुड़ा किस तरह? अभियुक्त को, क्योंकि आपके अपने हित हैं। लोक अभियोजक अगर ईमानदार है उसका कोई हित ही नहीं। मेरा क्या हित? मेरा कोई हित नहीं। साक्षी जो कहेगा हम वो लिखाएंगे, वो कहेगा हम लिखाएंगे। तो संचालन लोक अभियोजक के ही हाथ में होना चाहिए। आइडियल यही है। अब यह अलग बात है कि लोक अभियोजक बेवकूफ है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, तो ये व्यवस्था की कमियां हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये व्यक्ति की कमियां हैं, व्यवस्था की नहीं। व्यवस्था तो ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि कानून गलत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं। लोक अभियोजक उसी को संचालन करना चाहिए, वही करता है। बाकी कोई आएगा तो उसे असिस्ट करेगा, संचालन नहीं। अब लोक अभियोजक कौन होगा, इसका निर्णय राज्य सरकार ये करेगी। तो अगर राज्य सरकार को अपने पक्ष का संचालक चुनने का हक है, तो इक्विवेलेंट राइट अक्यूज को भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा सिर्फ 2 सेक्शन ध्यान रखेंगे इसी के साथ। तो पूर्व में धारा 303 थी, अब पता नहीं कितनी हो गई। वो ये कहती थी, और आपका सेक्शन 300 से लेकर 327 तक जो सीआरपीसी में प्रोविजंस थे, उनके उस चैप्टर का नाम क्या है? जांचों और विचारणों को लागू होने वाले साधारण उपबंध, यानी वो सबको लागू होंगे। और वहां 303 था। 303 ये कहता था कि प्रत्येक अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने का हक है, अपनी पसंद के। क्योंकि अगर राज्य सरकार को यह हक है तो इक्विवेलेंट राइट अक्यूज को भी होना चाहिए। है बीएनएसएस में 303 जो भी हो गई हो। और फिर इंडिजेंट यानी गरीब अभियुक्त ये भी हो सकते हैं। तो आपका उसके लिए 304 सीआरपीसी वो ये कहती थी कि राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता दिया जाएगा। और वो 38A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहां जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वो भी इसी ढंग की बात कहता है। और अब सब जगह डीएलएसएस इसका गठन हुआ है। डिफेंस लॉयर सरकार के खर्चे पर अपॉइंट हुए हैं, और इससे पूर्व एमाइकस क्यूरी ये रहते थे। अब वो व्यवस्था खत्म हो रही, अब सरकार के खर्चे पर हर जिले में डिफेंस लॉयर्स दिए गए। तो अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो भी आपकी ही इच्छा से आपको डिफेंड करने वाला अधिवक्ता खड़ा होगा। ठीक है, हम भी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भी क्योंकि सरकार दोनों की है। ठीक है, सरकार तो दोनों की है, अभियुक्त की भी है और वादी की भी है, क्योंकि राज्य का प्रत्येक अंग दोनों का है। जिसके साथ गलत हुआ हो, ठीक है, उसे अनुतोष मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। और अनुतोष देना ये सरकार का ही काम है या राज्य के अंगों का ही काम है। इसलिए सरकार ही आरोप लगाएगी और सरकार ही बचाव करेगी, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी सही होगी वो बात मानी जाएगी। तो आपका 248 सेशन न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजक ये मामले का संचालन करेगा। बिल्कुल शुरुआत में उसने ये बात कही। आगे क्या क्या कहता है? अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ आप अभियुक्त को एक कठोर प्रक्रिया उसके अधीन करने जा रहे हैं। तो पहले बताइए तो क्या है आपके पास। अगर जो आप बता रहे हैं वही बेदम है तो आगे बढ़ा ही क्यों जाए, ठीक है ना। कोई मजाक तो हो नहीं रहा, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो हो नहीं रहा,
ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा कि वट एवर यू आर सेइंग कितना दमदार है। देखेंगे तो अभियोजन का संचालन जो कर रहा है उससे अपेक्षित होगा कि वो मामले का कथन ये प्रारंभ करें। और कहता है कि जब अभियुक्त धारा 232 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में, क्योंकि 209 पहले होती थी, 23 जुड़ गया तो 232 में सुपुर्दगी हो गई। ठीक है, तो कहता है कि जब अभियुक्त धारा 232 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 323 में भी आ सकता है, सुपुर्द होकर, ठीक है ना। तो कहता है किसी अन्य विधि के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। ये शब्द दोनों क्यों लिखे? इसलिए क्योंकि हो सकता है उसे बेल मिली हो सकता न मिली हो। मिली होगी तो हाजिर होता है, और अगर नहीं मिली तो लाया जाएगा। और बेल मिल गई हो तुम भाग गए, बेल मिल गई हो तुम भाग गए तो भी तो लाए जाओगे, तब एनबीडब्ल्यू होगा, क्योंकि आपकी हाजिरी अपेक्षित है, ठीक है ना। लाया जाता है तब अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्तावना करता है। प्रैक्टिकली अभी तक जो लोक अभियोजक के तौर पर मेरा कार्यकाल, इसमें केवल एक बार ऐसी स्थिति आई है जिसमें हमें बिल्कुल लिटरली इसी का फॉलोअप करना पड़ा है, वरना सामान्य क्रम में होता ही नहीं इसका फॉलोअप। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाती है, लेकिन एक बार लिटरली हमें इसे फॉलोअप करना पड़ा है। हम क्या क्या बताएंगे? तो हम ये बताएंगे कि हमने इन पर क्या आरोप लगाया है, और हम ये बताएंगे कि हमने वो आरोप क्यों लगाया है। हम बताएंगे कि फलाने शिकायत की, इनके ऊपर यह एफआईआर लिखाई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के उपरांत ये आरोप इनके खिलाफ पाए गए। और फिर हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि हम इस केस को डायरेक्ट एविडेंस से साबित करेंगे या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित करेंगे। हम इसमें परिस्थितियों का साक्ष्य देंगे या हम इसमें विवादित तथ्यों का साक्ष्य देंगे, क्योंकि हम लोग एविडेंस तक पढ़कर आए हैं, दो ही तथ्यों पर हमें साक्ष्य देना है, या तो हम विवादित तथ्यों का दें और या फिर हम परिस्थितियों का दें, और या फिर दोनों का दें, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट देंगे, सर्कमस्टेंशियल देंगे, या दोनों देंगे। और अगर हम सर्कमस्टेंशियल देंगे तो किन तथ्यों का देंगे? अवसर का देंगे, प्रसंग का देंगे, हेतु का देंगे, परिणाम का देंगे, आचरण का देंगे, इन सब का देंगे, काहे का देंगे? और मोटिव का देंगे तो किस साक्षी से हम मोटिव को साबित करेंगे? हम बताएंगे साहब आरोप पत्र में हमने इन साक्ष्यों को वर्णित किया है, इनमें से अमुक साक्षी हेतु का साक्षी है, अमुक साक्षी प्रसंग का साक्षी है, अमुक साक्षी कारण का साक्षी है, अमुक साक्षी इनके आचरण का साक्षी है, हम ये बताएंगे। और अगर हम डायरेक्ट एविडेंस देंगे तो हम ये बताएंगे कि अमुक लोग विवादित तथ्य जहां पर घटित हुए वहीं उपस्थित थे, क्योंकि विवादित तथ्यों का जो हम साक्ष्य देंगे वो या तो दस्तावेजी प्रकृति का हो और या मौखिक। अब कोई लिखकर कत्ल तो किसी ने किया नहीं होगा, तो मौखिक ही होगा। तो हम ये बताएंगे कि हम डायरेक्ट एविडेंस किन साक्ष्यों का कराएंगे, और अगर हम दोनों देना चाहते हैं तो हम वो दोनों बताएंगे। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट साबित करना चाहते हैं, जैसे हमारी डीडी है, तो हम बताएंगे कि मृत्युकालिक कथन, ये भी हम साबित करेंगे। शुरुआत में हम सारी बात डिटेल में नहीं, लेकिन मोटा मोटा तो बताइए
क्या है आपके पास? अगर आप कुछ भी नहीं बता सकते तो फिर उसे विचारित क्यों किया जाए? ठीक है ना? फिर तो डिस्चार्ज हम क्यों ना करें? क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जिस पर आरोप की विरचना होनी है, जिसका विचारण होना है, पहली बार न्यायालय के समक्ष है, समुचित प्रतिनिधित्व के साथ। इससे पहले जब भी वो आया उसकी सुनी ही नहीं गई। इससे पहले तो आपने आहूत किया, उसकी सुनी ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि वहां सुनने की जरूरत थी नहीं। 204 प्लस 23 जोड़ दो तो शायद 227 होगा, नहीं तो पहले 204 था। मजिस्ट्रेट को यह तय करना था कि उसका अपना विचार क्या है। वहां केवल इतना ही तो लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट उसको यह लगता है कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल टू प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज, देन ही विल सम्मन। इन सम्मन केस नॉर्मली और थ्रू वारंट, इन वारंट केस, और यह भी लिखा था कि वारंट के स्थान पर सम्मन यह भी जारी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो विचार करना था वो सिर्फ किसे करना था? मजिस्ट्रेट को। अभियुक्त की कुछ नहीं सुनी गई थी, और जब वो आहूत होकर आ गया तब भी आपने उसकी कुछ नहीं सुनी। आपने स्वयं विचार किया कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचार नहीं है, यह मेरे द्वारा विचार नहीं है, और आपने उठाया, कमिट कर दिया। उसके बाद फिर तो एक बात है कि अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक करेगा, वो तो कोई बात ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। जब वो मौजूद है तो अब अभियोजन का संचालन जो भी कर रहा है उससे यह अपेक्षित किया जाना न्याय संगत है कि वो ये बताए कि किस साक्ष्य से साबित करोगे, वो तो बताओ। अगर जो तुम साक्ष्य बता रहे हो कि इससे हम साबित करेंगे वो सारा का सारा अग्राह्य है, तो क्यों साबित करोगे भाई? क्यों ट्रायल चलाएं? ठीक है, साक्ष्य जरूरी तो नहीं कि सुसंगत होगा तो ग्राह्य भी होगा। पढ़ी थी हम लोगों ने कि सुसंगति और ग्राह्यता, इसके बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। साक्ष्य ग्राह्य हो, इसके लिए विधिक आवश्यकताएं हैं। जैसे मौखिकी साक्ष्य है तो वो होना जो कहता है कि जिस तथ्य का वो साक्ष्य देने आया है उस तथ्य को स्वयं उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों से अस्तित्व में आते हुए अनुभव किया है। अगर ये वो व्यक्ति नहीं है तो काहे देगा साक्षी है? तो वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एज द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, वो इसी स्टेज पर परीक्षित हो जाना चाहिए कि एडमिसेबल है भी या एडमिसेबल है ही नहीं। अगर वो एडमिसेबल ही नहीं है तो ट्रायल को आगे चलाने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। और अगला ही सेक्शन कहेगा उन्मोचन। इसीलिए क्रम में बिल्कुल अगला सेक्शन इस प्रकार का रखा गया कि डिस्चार्ज अभियुक्त को कर दिया जाएगा यदि लोक अभियोजक जिस साक्ष्य को देने की प्रस्थापना यह कर रहा है वो साक्ष्य इतना अपर्याप्त है कि किसी भी सूरत अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं हो सकती, या फिर वो इतना अग्राह्य है विदिता कि कानून के सिद्धांतों के मुताबिक उसे ग्राह्य किया ही नहीं जा सकता, तो फिर विचारण को आगे चलाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि विचारण में हम जो साक्ष्य है उसी का मूल्यांकन यही तो करेंगे। अगर वो विदिता ग्राह्य है ही नहीं तो मूल्यांकन का कोई सवाल उठता ही नहीं, तो इसी स्टेज पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए यह यहां लिखा नहीं है, लिखा तो अगले सेक्शन में है।
लेकिन मामले चलेंगे तो क्रम से ही 250 से पूर्व जो ये बात अपेक्षित की गई कि लोक अभियोजक उस साक्ष्य की का वर्णन करे जिससे वो मामले को साबित करना चाहता है ड्यूरिंग ट्रायल, तो इसीलिए तो की गई कि अगर लोक अभियोजक के पास कुछ है तो बताए और नहीं है तो मामले को डिस्चार्ज किया जाएगा। और इसीलिए अगला सेक्शन कहता है 250 उन्मोचन, कहता अभियुक्त धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। पहले ये 60 दिन नहीं थे, पहले सेक्शन 227 था, अब 23 जुड़ने के बाद 250 हो गया है। और पहले डिस्चार्ज के लिए आवेदन करने के लिए कोई अवधि ये निर्धारित नहीं थी सीआरपीसी में। अब यहां जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ इतना ही आया है कि अब डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक अवधि ये प्रिस्क्राइब हो गई और विद इन 60 डेज, अगर 60 दिन में आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करते तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको डिस्चार्ज नहीं डालनी है। ठीक है, आप इस बात से सहमत हो कि आपके विरुद्ध विचारणा चलाए जाने लायक साक्ष्य संकलित हुआ है, यानी अब थोड़ा डिफेंस को भी बांध दिया गया है। तो 60 दिन के भीतर, और वो भी कमिटल से, जिस दिन सेशन सुपुर्दगी होगी उससे, कहता है सेशन की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। और यदि अब उन्मोचन कब किया जाएगा यह बता रहा है, कहता है यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, ये नहीं कहा है। उसने कहा अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। क्योंकि उन्मोचन वही बात है कि न्यायालय दोनों पक्षों का ख्याल रखेगा। क्यों रखेगा? तो इसलिए क्योंकि वो राज्य का न्यायिक अंग है और न्याय देना यह राज्य का काम है। वो दोनों को न्याय देने बैठा है और सरकार ये भी राज्य का अंग है, इसलिए प्रोसिक्यूशन, उसका संचालन वो भी सरकार का ही अधिवक्ता करेगा। और अगर अभियुक्त को सरकार पर विश्वास है तो वो सरकार से भी वकील मांग सकता है, और अगर अभियुक्त को सरकार पर विश्वास नहीं है तो अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा करा सकता है। अभियुक्त को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे चाहो उससे कराओ, लेकिन अगर नहीं करा सकते तो सरकार उसकी भी है। सरकार किसी के खिलाफ नहीं है। एज ए एडवोकेट आप खड़े होकर ऐसा मानते हैं कि सरकार आपके खिलाफ है। सरकार आपके खिलाफ नहीं है, सरकार आपकी भी है, उसकी भी है, दोनों की है। न्यायालय इसका भी है और उसका भी है, क्योंकि दोनों राज्य के अंग हैं। अपराधों का शमन यह भी राज्य की जिम्मेदारी है, न्याय करना यह भी राज्य का काम है। इसलिए न्यायालय इसे दोनों पक्षों को देखना है। अगर लोक अभियोजक के पास एविडेंस नहीं है, डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन गलती सब जगह हो सकती है। गलती करेंगे नहीं, हो तो सकती है। हम सुबह भी बात कर रहे थे कि गलती करना अलग बात है और गलती हो जाना ये डिफरेंट बात है। न्यायालय गलती करेगा नहीं ये माना जाता है, लेकिन न्यायालय से गलती होगी नहीं ये नहीं है। गलती तो होगी, और इसीलिए रिव्यू के सेक्शन, उच्चतम न्यायालय के पास रिव्यू की शक्ति है,
अंडर आर्टिकल 137 गलती हो गई तो रिव्यू कर लेंगे। उच्च न्यायालय के पास रिव्यू की कोई ताकत अभिव्यक्त रूप से नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उच्च न्यायालय के पास रिव्यू की ताकत नहीं है, गलत है, अभिव्यक्त नहीं है। जब उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित कर दिया, यह कहा कि वो अभिलेख न्यायालय होगा, तो इसका मतलब क्या कहा है? शब्द का अपना ही अर्थ होता है। आदमी कह दिया तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छा आदमी, आदमी अच्छा ही होता है। अगर हमने यह कहा कि वो अभिलेख न्यायालय होगा और अपने अभिलेखों को सुरक्षित रख सकेगा, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि सही अभिलेखों को सुरक्षित रखेगा। यह कहने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। कह दे अलग बात है, जरूरत नहीं है कहने की। तो अगर वो अभिलेख न्यायालय है और उसे दिख रहा है कि हमसे गलती हो गई, तो भैया करेक्ट क्यों नहीं करेगा? ठीक है ना। और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है और यह कहा है कि नहीं, क्योंकि वो अभिलेख न्यायालय तो इसलिए उसे अपने ही निर्णयों को रिव्यू कर लेने की ताकत है, भले ही हमें यह ताकत अभिव्यक्त रूप से दे दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। लेकिन चूंकि अभिलेख न्यायालय तो गलत अभिलेख तो नहीं रखेगा ना, सही अभिलेख रखेगा। तो अगर गलत हमें दिख रहा है कि गलत है, भाई रिव्यू 137 हम लोगों ने पढ़ा था, तब भी तो यही था कि द एरर मैनिफेस्ट ऑन द रिकॉर्ड, अपेरेंट ऐसी गलती जो अभिलेख के सकृत दर्शन है, स्पष्ट है। तो जब ऐसी गलती है तो हम भाई उसे करेक्ट क्यों नहीं करेंगे? जब अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो उन्मोचित गलत कर दिया, यहां उन्मोचित करेगा तो ठीक है, हम जानबूझकर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्मोचन गंभीर परिणाम देगा किसके ऊपर? जिसने एफआईआर लिखाई। हमें तो उसका पक्ष भी देखना है। उन्मोचन विदाउट ट्रायल हो रहा है और मान लीजिए इन्होंने गलती कर रहे हैं, तो रिवीजन तो जाएगा, अपील ना हो, क्योंकि फाइनल ऑर्डर होगा, ये अंतर्वर्ती आदेश तो होगा ना। तो जो रिवीजनल कोर्ट है वो कैसे देखेगा? इसलिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उन्मोचित कर सकेगा। और इन शब्दों के क्या अर्थ हैं कि यदि उसकी राय में, यानी न्यायालय की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो उन्मोचित करेगा। इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।